हेलो क्लास। 1000 बार वेलकम बैक बच्चों। लो बच्चों, खैर स्टार्ट करते हैं बेटा नया लेक्चर। बाबू आज केस स्टडीज खत्म करनी है, 22 है, एक ही दिन में करनी है। कल बेटा हम 10 इयर्स करेंगे स्टार्ट, 10 क्या बल्कि 12 इयर्स करेंगे स्टार्ट। और बेटा पिछले 12 साल में जो कुछ भी एग्जाम में आया चैप्टर से सब करेंगे, ठीक है जी। कल सैंपल पेपर लेकर आना बेटा अरिहंत का, ठीक है ना। सैंपल पेपर का नाम है चैप्टर वाइज अरिहंत, ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशन का। कुछ कह रहे हैं अर्नव, कुछ कह रहे थे हैं? कल का मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे से ही है भाई, ठीक है ना। जब भी आओगे यार, बचपना खत्म ही नहीं हो रहा तुम्हारा, नर्सरी में हो तुम। चलो बेटा, अभी ना मेरे को 3 बातें एक बार दोबारा से डिस्कस करनी है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा केस स्टडीज हैं। बेटा याद करो एक बार टर्म कॉमर्शियल पेपर, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कॉमर्शियल पेपर टर्म याद करो एक बार। मेरी तरफ देखना, मैं फटाफट से रिपीट करता हूं। सर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है वो तो विदाउट एनी डाउट, मैच्योरिटी पीरियड 15 दिन से एक साथ। बेटा अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है तो बिग सिर्फ उन्हीं कंपनी का पाता है जो लार्ज कंपनीज है जिनके क्रेडिट वर्दीनेस बहुत हाई है। सर लेकिन अगर आप लार्ज कंपनी हो, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत हाई है, तब भी आप 100-200 करोड़ 500 करोड़ जैसी रकम सीपी से नहीं रेस कर पाओगे। कमर्शियल पेपर बेटा सिर्फ आपको 10-12-15 करोड़ ही दे सकता है, ठीक है ना, क्योंकि अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट में बेटा कोई और दूसरी कंपनी इन्वेस्ट क्यों करेगी। इसका दूसरा नाम इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स है। कुछ याद आया हो तो, एक कंपनी इशू करती है दूसरी कंपनी को, और दूसरी कंपनी इतनी बुद्धू नहीं है कि आप कहोगे ले अनसिक्योर्ड चीज है 100 करोड़ दे दे। सर अनसिक्योर्ड चीज पर कोई 100 करोड़ नहीं दे सकता, 5-10 करोड़ की बात रखो बस, ज्यादा से ज्यादा। तो बेटा इसके दो ही इस्तेमाल बैठते हैं अगर याद हो तो आपको। एक बेटा सीजनल और वर्किंग कैपिटल नीड को फुलफिल करने के लिए, और दूसरा बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट आउट करने के लिए। और जब भी हम सीपी इशू करते हैं बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट आउट करने के लिए, अपना नाम बदल देता है। नाम याद करा दो, क्या था बेटा? नाम हो जाता है इसका ब्रिज फाइनेंसिंग। याद है आपको ये बात? बाबू अब मैं आपको बता देता हूँ, कॉमर्शियल पेपर से सबसे ज्यादा केस स्टडी आती है और एक ही हिंट होता है। पहली लाइन बोलेगी एबीसी लिमिटेड इज अ लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनी, पहली लाइन ही ये होगी। और जब पहली लाइन ये होना बेटा 99.99% आपको केस स्टडी पढ़ने की होती है, आंसर लिखो आप सीपी, देख लेना यही होगा, ठीक है ना। फिर भी अगर अपनी तसल्ली करना चाहो तो 0.01% ये बात की पढ़कर देख लेना, आंसर निकलेगा अभी, ठीक है जी। समझ में आती है बेटा सीपी की एक बात। दूसरी बात बेटा, जब हम सेबी के फंक्शन पढ़ते थे हमने बहुत सारे फंक्शन पढ़े बेटा, 7 फंक्शन रेगुलेटरी फंक्शन मैंने उस दिन याद भी कराया आपको बाबू। फिर हमने डेवलपमेंट फंक्शन भी पढ़े थे 3, और बेटा कुछ प्रोटेक्टिव फंक्शन भी पढ़े थे 4। बेटा मिसलीडिंग ऐड करना या प्राइस रिगिंग या इनसाइडर ट्रेडिंग, ये तीनों की तीनों बातें लिखी हुई हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन में, ठीक है ना। और एक बेटा आप अगर रेगुलेटरी फंक्शन याद कर पा रहे हो ढंग से, जो आपने मुझे परसों सुनाए थे, पेमेंट ऑफ फीस करके बेटा एक फंक्शन था। क्या बेटा हम ये पढ़ते थे कि सेबी की डायरेक्शन को अगर किसी ने भी कॉन्ट्रावेन करा, जो भी स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेंट है, किसने भी कॉन्ट्रावेंशन कर दिया सेबी की डायरेक्शन का, तो सेबी विल लेवाई फी फाइन्स एंड पेनल्टीज। याद आई बात? अब कई बार ना बेटा केस स्टडी ये कहती है कि सेबी ने पेनल्टी लगाई, सेबी ने पेनल्टी लगाई। अब रट्टो तोतो की तरह बच्चे फटाफट से आंसर लिखते हैं रेगुलेटरी फंक्शन, जी हमने तो वही पढ़ा था बेटा। आप सेबी की पेनल्टी लगाने के बाद भी आराम से क्वेश्चन में कॉज ऑफ पेनल्टी जरूर ढूंढोगे। जबकि केस स्टडी पढ़ो तो ये देखना कि पेनल्टी लगी किस वजह से है। कई बार ऐसा होगा बेटा पेनल्टी लगी होगी इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से, तो आंसर कभी भी रेगुलेटरी फंक्शन नहीं जाएगा। आंसर क्या जाएगा बेटा? प्रोटेक्टिव फंक्शन जाएगा, जो कोज है बेटा पेनल्टी लगने का, वो आंसर है इसका, ठीक है ना जी। क्या बेटा पेनल्टी लगी होगी क्योंकि आपने मिसलीडिंग स्टेटमेंट दी होगी कहीं, तो बेटा आंसर इज प्रोटेक्टिव फंक्शन नॉट रेगुलेटरी फंक्शन। समझ में आई दो बातें? कॉमर्शियल पेपर की केस स्टडी से रिलेटेड बात समझ में आई आपको, ठीक है। सेबी के फंक्शन से रिलेटेड बात समझ में आई। मोस्ट प्रोबेबली आपका इसी में काम हो जाता है, एक बार स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन भी कर लेते हैं बात। बाबू मैं ना एक बार चाहता हूं आप नोट से बहुत अच्छे से पढ़ लो पहले स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन, फिर बेटा मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। बाबू स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन पढ़ने थे आपने, पढ़े आपने ढंग से एक बार? बाबू मैं आपको एक बार फिर भी याद करा देता हूं, अगर कोई दिक्कत आ रही है
तीन फंक्शन बेटा बिल्कुल सिमिलर है फाइनेंशियल मार्केट जैसे। सर वहां पर हेडिंग थी प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स, थर्ड हेडिंग। सर यहाँ फर्स्ट हेडिंग थी प्रोवाइडिंग मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। सर ये भी लिक्विडिटी देता है, वो भी लिक्विडिटी देता था, बस फर्क क्या है बेटा, वो फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी देता था और ये बेटा एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी को, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में बिकता क्या बेटा, सिर्फ सेकंड हैंड सिक्योरिटी, सिर्फ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। प्लस इसने एक बात और ऐड कर दी कि ये मार्केट भी देता है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी को, बहुत सारे नंबर ऑफ बायर है, बहुत सारे नंबर ऑफ सेलर है, आप एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी लेकर आओ, आपकी बिकेगी बिकेगी, खरीदार बहुत बैठे हैं, हम मार्केट देते हैं। सर ये तो बात पुरानी है। सर वहां पर नाम था फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, क्या है, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। आपको पता है प्राइस डिटरमाइन करने का पूरे वर्ल्ड में एक ही तरीका है, डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर। ठीक है जी। सर वहां पर पहली हेडिंग थी वो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। यहाँ फोर्थ हेडिंग है कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आप ढंग से मैटर पढ़ोगे ना तो ये बेटा वही बात करता है। रीड कर लो ढंग से, मैंने इसलिए कहा आपको रीड करो ढंग से, ठीक है ना। सर इधर देखो, स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, मैंने कर दिया किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट, लेट्स सपोज पीएनबी, जब पीएनबी का शेयर 30 रुपए का मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, आज बेटा 75 रुपए का हो गया, मैंने बेच दिया, अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल ली, मैंने फिर इन्वेस्टमेंट कर दी। कहता है आप बार बार शेयर मार्केट में डिस इन्वेस्टमेंट करते हो, री इन्वेस्टमेंट करते हो, डिस इन्वेस्टमेंट करते हो, री इन्वेस्टमेंट करते हो। शायद ये वर्ड समझ में आ रहा होगा। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, सेल करते हो शेयर, री इन्वेस्ट करते हो मतलब दोबारा परचेज करते हो, सेल करता हूं दोबारा परचेज करता हूं। कहता है कहीं ना कहीं आपके पैसे चैनलाइज हो जाते हैं बेटा बहुत बढ़िया जगह पर, वहीं पैसे से पैसा बनता है, यही कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ है। सर जो भी शेयर मार्केट में लंबे टाइम तक टिका है ना, ऐसा नहीं है शॉर्ट टर्म के खिलाड़ी हम आएंगे 15 दिन में हम कमा के अमीर होके चले जाएंगे। सर ऐसे तो आदमी कभी नहीं बना पाया शेयर मार्केट से पैसा, लेकिन जो भी ठीक टाइम तक टिका है ना, 4 साल 5 साल 10 साल तक इन्वेस्टमेंट रखी है, सर कोई डूबा नहीं है, कहीं ना कहीं उसने ग्रोथ करी है। सर मैंने आपको एक बात बोली थी कि निफ्टी 1000 पॉइंट से 19,000 पॉइंट पहुंच गई, 19 गुना हो गई, आपको क्या लगता है ग्रोथ नहीं हुई? मैंने एक और एग्जांपल भी दिया था कि सेंसेक्स आज 60,000 के आसपास है, इकोनॉमिस्ट का मानना है बाय 2028 ये 1 लाख पॉइंट क्रॉस करेगा, आपको क्या लगता है ग्रोथ नहीं होगी? आज जिसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज में इन्वेस्ट किया होगा उसके पैसे 2 गुने हो जाने वाले हैं बेटा अगले 4 साल। आपको क्या लगता है वो ग्रोथ नहीं है? समझ समझ में आई बेटा बात? 3 हेडिंग तो सिमिलर ही थी। फिर बेटा हमने एक हेडिंग की बात करी थी 4th नंबर पे, सेफ्टी ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। याद भी आया होगा इसका मतलब बेटा क्या था सेफ्टी ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन? सर आज की तारीख में स्टॉक एक्सचेंज में आपकी हर ट्रांजैक्शन सेफ है। क्यों बेटा? क्योंकि बेटा इतना खतरनाक इतना रेगुलेटेड एनवायरनमेंट बनाया गया कि कोई भाग नहीं सकता। चाहे म्यूचुअल फंड है उसके ऊपर भी रेगुलेशन है, जो स्टॉक ब्रोकर उनके ऊपर भी रेगुलेशन है। आपकी ट्रांजैक्शन सेफ है, कंपनीज नहीं भाग सकती, सबके ऊपर इतनी तगड़ी तगड़ी रेगुलेशन है, लीगल फ्रेमवर्क ही ऐसा बन चुका है, कानून ही ऐसा बन चुका है। ठीक है। फिर लास्ट हेडिंग थी प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन, ये भी याद आ गई होगी आपको। सर स्पेक्यूलेशन है नो डाउट, हर वो चीज जो आपका पैसा बना दे बहुत जल्दी, हर वो चीज जो आपका पैसा बहुत जल्दी उजाड़ दे, हर वो चीज सट्टा है, हर वो चीज स्पेक्यूलेशन है। तो शेयर मार्केट भी सट्टा है, ये भी स्पेक्यूलेशन है, लोगों को बहुत जल्दी जल्दी बना देता है, बहुत जल्दी जल्दी उजाड़ देता है। बट दिस स्पेक्यूलेशन इज इन अ लीगल मैनर। बेटा सरकार ही खिलवा रही है सट्टा, ठीक है ना, सरकारी तो खिला रही है, सरकारी तो टैक्स ले रही है इस चीज पर, ठीक है ना। और मेरे को अगर याद हो तो मैंने आपको इसका ऊपर एक और एग्जांपल भी दिया था, बीसीसीआई वाली बात भी की थी कि क्रिकेट में सट्टा लीगल कर दो, एनपीएल और ड्रीम 11 आप देख ही रहे हो, सट्टा ही तो है, फैंटेसी के नाम पर फैंटेसी टीम बना ली, तो सट्टा खिला रही, सीधा बोल दो ना, ठीक है ना जी। और बेटा सेकंड लास्ट हेडिंग क्या थी बेटा? स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। बेटा कल्ट कोई वर्ड ही नहीं होता, वर्ड इज कल्चर, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्चर। बेटा शेयर मार्केट के बनने से ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटीज नहीं बिकती, सब बिकता है, पर बेटा जो सबसे ज्यादा कल्चर आता है वो इक्विटी शेयर का ही आया।
दुनिया इन्वेस्ट एक जगह पर करना चाहती है, इक्विटी शेयर, क्योंकि बेटा उनको बहुत ज्यादा हायर रिटर्न का लालच है, उनको बेटा ऑनरशिप का लालच है। इक्विटी शेयर का ऑनरशिप शेयर, ठीक है ना। वहां वोटिंग राइट होते हैं, प्रेफरेंस और डिवेंचर को वोटिंग राइट नहीं होते, तो लोग ओनरशिप पे जाते हैं, ठीक ठाक रिटर्न भी चाहते हैं, तो ज्यादातर दुनिया इन्वेस्ट करती है इक्विटी में। यानी कि अगर 100 रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड है, तो मैं बता रहा था कि 99 रुपए बेटा इन्वेस्टेड इक्विटी में। दुनिया के 1% लोग हैं बेटा जो प्रेफरेंस और डिवेंचर को प्रेफरेंस देते हैं, बाकी तो सब इन्वेस्ट इक्विटी में ही कर रहे हैं। ठीक है ना जी। आप देख लो बेटा, जितने भी ऐड आते होंगे ना शेयर मार्केट से रिलेटेड, वो कभी राय नहीं देते होंगे आपको प्रेफरेंस और डिवेंचर खरीदने की, वो हमेशा कहते हैं इक्विटी खरीदो, हमेशा। देख लो कैसा कल्चर है, कोई कहता ही नहीं आपको प्रेफरेंस और डिवेंचर खरीदो जहां फिक्स्ड इनकम मिलती हो, जहां कोई रिस्क भी ना हो। डिवेंचर में तो कोई रिस्क नहीं है, जीरो रिस्क है, तब भी नहीं लोग गाइड करते आपको। ऐसा कल्चर है देखो ये। ठीक है जी, करते हैं उसको, मेरा ख्याल वैसे ही बहुत लेट हो गया। ठीक है, चलो जी बेटा, पहला टॉपिक ही यही है, various function performed by stock exchange are discussed in the above para by quoting line from the above para, state any 4 function of stock exchange। सर आराम से पढ़ो, लाइन कोट करनी है, 4 फंक्शन बताने हैं बेटा हमें स्टॉक एक्सचेंज के। ठीक है जी, अगर आपने नोट्स से पढ़ा होगा तो बेटा बहुत कुछ मिल चुका होगा, पढ़ना जरा। तो मैं एक बार बता देता हूँ, फटाफट से डिस्कस कर देता हूँ बेटा। ये लाइन पढ़ो, खैर यहाँ पर वर्ड होना चाहिए था इट प्रोवाइड, प्रोवाइड वर्ड मिसिंग है मुझे ऐसा लगता है। इट प्रोवाइड कॉन्टिन्यूअस मार्केट वेयर द सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। सर प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। देखो कहता है ये कॉन्टिन्यूअस मार्केट प्रोवाइड करता है जहां एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज खरीदी और बेची जा सकती है। सर मार्केटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि मार्केट देता है आपको। ठीक है बाबू, आगे बढ़ना शुरू करो, यहां से लेकर बेटा सेविंग गेट चैनलाइज इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव एवेन्यूज, यहां तक कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है जी सर, टू एंश्योर दैट द इन्वेस्टिंग पब्लिक गेट अ सेफ एंड फेयर डील इन द मार्केट। बेटा फेयर डील मिले, सेफ डील मिले, बाबू सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन की बात चल रही है। बेटा लास्ट लाइन, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कट। ठीक है, बढ़ाए बात को आगे, चलो जी पुत्र बढ़ते हैं आगे, थोड़ा स्पीड पकड़ना। ठीक है ना, 1 सेकंड का केस है बेटा, फटाफट से पढ़कर बताओ। बेटा एक पर्सन 20,000 रुपए लेकर गया और बेटा टी बिल्स खरीदना चाहता है। ठीक है ना, आरबीआई ने मना कर दिया, आप ऐसा नहीं कर पाओगे। आपको पता ही है कि क्यों मना करती है, क्योंकि बेटा टी बिल्स 25,000 या उसके मल्टीपल में इशू होते हैं, 20,000 की कोई बात ही नहीं है। ठीक है ना जी। एक चीज और बेटा, जैसे 3 लाइन का केस था, ये बात स्पेशली इनके लिए बोल रहा हूँ, तुम्हें तो आइडिया होगा। प्राची भी पहली बार की स्टडी बढ़ रही है ना, सचिता भी, हाँ भाई सबके लिए। और भाई ये भी बहुत सारे हैं। मैं पहले मैं एक बात ही बता दूं, ठीक है ना, पुरानों को तो क्लियर है बाबू। देखो जब भी केस स्टडी पढ़नी है, ठीक है ना, देखो बोर्ड के पेपर से एक बात बोल देता हूँ, ये जो आपने केस स्टडी देखी ना सर, ये पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये केस स्टडी नहीं है। ठीक है ना, जब पेपर में ठीक ठाक लेवल की केस स्टडी आती है, वो कैसी आती है बेटा, केस स्टडी के तो फॉन्ट में गैप बहुत है। ठीक है ना, आप सीबीएसई का कोई भी पेपर उठाकर देखो, आपको पता है फॉन्ट साइज क्या है और कितना कितना गैप है, और फिर हिंदी भी प्रिंट करते हैं। तो सर ऐसी कहानी है कि केस स्टडी बेटा एक आएगी, 2-2 3-3 पैराग्राफ लिखी हुई आएगी, फिर बेटा हिंदी में भी प्रिंट होगा। कायदे से ऐसा होता है बेटा, 6 नंबर की केस स्टडी अगर आप देखते हो तो 3 पेज पे प्रिंट होती है, जो कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी हट कर रही होती है। 1.5 पेज इंग्लिश, 1.5 पेज हिंदी, ठीक है ना, और घर जाके हम यही बताते होते हैं क्लास के बाहर निकल के, मम्मी 3-3 पेज की केस स्टडी दी। चाहे भाई साहब कि बुक का एक पैराग्राफ ही बैठता हो, वो तो सीधे से प्रिंट ऐसे करता है कि वो आपकी साइकोलॉजी खराब करता है। ठीक है ना, तो सर करना क्या है बेटा, अगर मैं कहूं कि आप 3 पैराग्राफ पढ़ने लगो, 3 पैराग्राफ लंबी केस स्टडी है, और 3 पैराग्राफ पढ़कर आप रिक्वायरमेंट पढ़ो जी, जितनी देर में रिक्वायरमेंट समझ में आती है, ह्यूमन माइंड ऐसा नहीं है कितना डेटा हैंडल कर लेता है कि कोई स्टोर हो गया 3 पैराग्राफ दिमाग में क्या क्या लिखा था। सर इतनी कैपेसिटी किसी की नहीं है। तो बेटा होता क्या है, जब जितनी देर में रिक्वायरमेंट समझ में आती है उतनी देर में केस निकल चुका होता है दिमाग से। तो बाबू करने का एप्रोप्रिएट तरीका क्या है, अगर बेटा रिक्वायरमेंट 2 से ज्यादा है तो बेटा 2 रिक्वायरमेंट आराम से पढ़ो पहले क्वेश्चन। तुम्हें समझ में आ गया क्वेश्चन तुम्हारे से क्या चाहता है?
रिक्वायरमेंट पढ़ ली, अब केस पढ़ो। सर हमारा दिमाग रिएक्ट ही इनके अकॉर्डिंग करेगा, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। डायरेक्टली केस स्टडी नहीं पढ़नी शुरू करनी, केस नहीं पढ़ना, पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है कि क्वेश्चन चाह क्या रहा है मुझसे। एक बारी में 2 से ज्यादा मत पढ़ना, 2 पढ़ लेना, फिर जितनी भी हो उसी हिसाब से एक्ट करो। 4 है तो पहले 2 पढ़ लो, फिर 2, 5 है तो पहले 2, फिर 2, फिर 1। तो सर आप मिनिमम टाइम केस स्टडी पढ़ोगे, ठीक है ना। और सेम तरीका मैं आपको बता देता हूँ, अनसीन पैसेज पढ़ने का भी होता है इंग्लिश के। वो बात अलग है कि मुझे बहुत समझ नहीं इंग्लिश की, ठीक है ना, वो तो समझ जैसे तुम्हारी है, तुम क्या करोगे ये तुम देखो। पर बेटा मैंने बच्चों को ऐसे ही देखा है, 2-2 पेज पहले पूरे अनसीन पैसेज के सारे पैराग्राफ पढ़ देंगे, फिर एक कमेंट पढ़ेंगे, ओहो ये पूछा, अब दोबारा पढ़ूंगा मैं केस। वही तो, इतना वेला है, हमें क्या पता था। तो 4 सबको पता है क्या है स्टॉक एक्सचेंज को, एंड इट्स 14 ऑफिशियल सीकिंग एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दैट। बेटा ये पता है सबको बुलाया गया बेटा, एक फंक्शन होता था सेक्शन इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरीज, सर याद है ना। केतन पारिक का फ्रॉड बताया था आपको, इंक्वायरी की बात बोली। सीबीआई भी जब मन करता है ना किसी को भी सम्मान भेज देता है, आना पड़ता है बेटा। सीबीआई ने नोटिस, आओ तेरा आगे बात करनी है तुम्हारे से, भी क्या है वहीं किस्मती वो बेटा बात। भाई इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी वाली कहानी थी, रेगुलेटरी फंक्शन इज द आंसर। पढ़ना है आगे, चलो जी। मेथड का नाम बताओ जिससे कंपनी कैपिटल जा रही है, बता देता हूं थोड़ा सा। रिक्वायरमेंट से सोच, रिक्वायरमेंट पढ़ो फटाफट, केस पढ़ो। सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स के पास अपने शेयर डायरेक्टली प्लेस करा, प्लेसमेंट की बात चलती है, ठीक है जी। किसी चल अब ये भी नहीं पता कौन सी मार्केट, याद करो मार्केट के भी है, याद करो स्टॉक एक्सचेंज के भी है। अभी also explain briefly क्लियर नहीं हुआ, 100% क्लियर होगा किस मार्केट की बात है। कौन सी मार्केट, फाइनेंस है प्राइमरी, इसके कोर्स में अलग डाले हुए प्राइमरी मार्केट के फंक्शन। कब आए फंक्शन में, गुड मॉर्निंग। ओ फाइनेंशियल मार्केट की बात चल रही है, इधर देखना मैं आपको क्लियर भी कर देता हूं बेटा। ये लाइन अगर ढंग से पढ़ो तो कैपिटल मार्केट का जिक्र है, ये देखो ये लाइन ढंग से पढ़ो,
कहता है इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा एक और भी मार्केट है जहां अनसिक्योर्ड और शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट बेचे जाते हैं। सर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट बेचे जाते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट की भी बात होगी, मनी मार्केट की भी बात होगी, ये पढ़ो। दीज मार्केट्स टुगेदर, अच्छा एक बात बताओ, मैं ये कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट अगर इन दोनों को इकट्ठा कर दूं कौन सी मार्केट बन गई? ठीक है ना, ये मार्केट क्या करती है बेटा, दोनों मिलकर, कहता कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को, सेवर्स को बहुत सारे ऑप्शन देती है कि कहीं ना कहीं बेटा प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट करो, यानी कि कुछ और नहीं बेटा, हमारा पहला फंक्शन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, बचे हुए तीनों लिख देना। ठीक है जी, अगला केस बिल्कुल सिमिलर है, बस रिक्वायरमेंट अलग है। केस पढ़ने की होती है, जो केस अभी आपने पढ़ा बिल्कुल सिमिलर, वर्ड बाय वर्ड लिखा है, रिक्वायरमेंट पढ़ दो फटाफट से। पढ़ी रिक्वायरमेंट? सर मुझे क्या करना है, उस मार्केट सेगमेंट का नाम बताना है जहां शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट बिकते हैं, मनी मार्केट, और डिफरेंस लिखना है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का। ठीक है जी, देख पा रहे हो सर आराम से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो जी पुत्र बढ़ते हैं आगे। बेटा रिक्वायरमेंट देख लेना पहले, लास्ट, आइडेंटिफाई द फंक्शन एंड इट्स टाइप परफॉर्म्ड बाय सेबी इन द अबव केस। बेटा स्पेसिफिक फंक्शन बताना कौन सा है और फिर उसका टाइप, कि वो रेगुलेटरी है, डेवलपमेंट है या प्रोटेक्टिव है। ठीक है जी, देखना पढ़ना। बेटा पेनल्टी जरूर लगी है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बेटा पेनल्टी लगने की वजह भी ढूंढ लो। मिसलीडिंग स्टेटमेंट दी प्रोस्पेक्टस में, जानबूझ के कह दिया हमारा तो प्रॉफिट इतना है भी नहीं। जो लोग प्रोस्पेक्टस पढ़ रहे हैं उसे लग रहा है अरे कंपनी कितनी बढ़िया है, इतना प्रॉफिट कमा रही है, उसने इन्वेस्ट कर दिया, बाद में पता लगा कंपनी का प्रॉफिट थे 20 करोड़, बता रहे 2000 करोड़, पर हम कर बैठे इन्वेस्ट। यार बहुत गलत चीज है ना ये तो बेटा साहब ने पेनल्टी लगा दी 5 करोड़ रुपए की। अब ये मत कर देना पेनल्टी लगा दी रेगुलेटरी फंक्शन, ये कोई रेगुलेटरी फंक्शन नहीं है, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन है, आपको बचाने के लिए लगाई है। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़ना है आगे, चलो बेटा ये तो कुछ है ही नहीं, लो आगे बढ़ो बाबू। ए और बी पढ़ लेना, सी रिक्वायरमेंट की कोई जरूरत नहीं है, वैल्यूज वाले क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, खत्म हुए भी 3 साल हो गए भाई। ठीक है, वैल्यूज का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, ए और बी पार्ट पढ़ो बस। बाबू अगर आपने रिक्वायरमेंट पढ़ी है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट में मुझे ये बताना है कि ट्रेडिंग प्रोसीजर का कौन सा स्टेप्स नहीं, स्टेप कौन सा एक स्टेप बेटा आपने परफॉर्म नहीं किया? सर 5 हैं। हेडिंग वो 10 पॉइंट जो थे मैंने 5 हेडिंग में इंसर्ट कर दिए थे ना, ठीक है ना, उन 5 हेडिंग में से सोच लेना कौन सा एक पूरा नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, कौन सी ऐसी एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसके पास कस्टमर इन्वेस्टर कंप्लेन कर सकता है अपनी ग्रीवेंसेस को रिड्रेस कराने के लिए? सर एपेक्स का मतलब समझते हो ना? एपेक्स का मतलब होता है बेटा जिसके ऐसी दूसरी नहीं है, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है बेटा। बाबू हाईएस्ट अथॉरिटी स्टॉक एक्सचेंज में बेटा एक ही है, सेबी। ठीक है ना, तो बेटा इसका आंसर तो केस की कोई जरूरत नहीं है, इसका आंसर तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं सेबी। ये स्टेप देखना है कौन सा परफॉर्म नहीं हुआ, ढंग से केस पढ़ना, एक बारी में आंसर चाहिए मुझे। तो अगर आपने केस पढ़ा है तो कहानी है कि इन्वेस्टर से पैसे तो लिए बैठे हो आप, ठीक है ना, और शेयर की डिलीवरी नहीं दी जा रही, यानी कि बेटा सेटलमेंट ठीक नहीं कर रहे हो। अब याद कर लो बेटा 5 हेडिंग थी, ठीक है ना सर, कुछ याद आ रहा हो आपको? सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, ओपनिंग डीमैट अकाउंट, प्लेसिंग एन ऑर्डर, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, सब कुछ सही हुआ है, ऑर्डर भी प्लेस हुआ है, एग्जीक्यूट भी हुआ है, बस जब उसके पास शेयर आ गए ब्रोकर के पास तो उसने डिलीवरी नहीं दी, तो सेटलमेंट ठीक नहीं की, बाकी तो सब कुछ ही ठीक किया आपने। ठीक है ना जी, ओके बात बाबू, बढ़ाते हैं बात को आगे। रिक्वायरमेंट पढ़ना, लास्ट पैरा। She wishes to sell the share and approach a registered broker for the purpose. ठीक है जी, mention one mandatory detail which she have to be provided with the broker. एक मैंडेटरी डिटेल जो आपको ब्रोकर के पास प्रोवाइड करनी होती है। केस पढ़ लेना, केस बेटा कुछ ऐसा है कि एक पर्सन के पास शेयर है फिजिकल फॉर्म में, पुराने टाइम में शेयर होते थे फिजिकल फॉर्म में, कागज के टुकड़े, पुराने टाइम में तो शेयर ऐसे ही आते थे, अभी तो आते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जिसको हम डीमैट अकाउंट में लेते हैं, सर पुराने टाइम में फिजिकल फॉर्म ही आते थे।
कह रहा फिजिकल फॉर्म में शेयर है और वो चाहती है उसको डील करना या उसको बेचना चाहती है। तो अगर बेचना भी हो स्टॉक एक्सचेंज में तो कोई एक मैंडेटरी डिटेल जो चाहिए। तो बेटा मैंने बैच में पढ़ाते टाइम भी बोला था, ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में, बताऊंगा बेटा। वो एक मैंडेटरी डिटेल है पैन, PAN, ठीक है ना। मैंने बोला था PN मत लिखा ना, बहुत पिटोगे, ठीक है ना। परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है जी। चलो तो ये मेरी फेवरेट केस स्टडी आ गई, बैक टू बैक 2-3, ठीक है ना। मैंने भी बताया था आपको 99.9% आंसर यही होगा। क्या पढ़ लो। एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी नेम एंड एक्सप्लेन द ऑल्टरनेटिव टू द बैंक बोरोइंग दैट अ कंपनी कैन यूज टू रिजॉल्व द क्राइसिस। बेटा कहता है आप किसी कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हो, बैंक बोरोइंग का कोई ऑल्टरनेटिव बता दो कंपनी को कि कंपनी अपना क्राइसिस रिजॉल्व कर सके। और जब आप पढ़ोगे ना क्राइसिस क्या होगा बेटा, वो वर्किंग कैपिटल क्राइसिस होगा। पैसा नहीं है कंपनी के पास लिक्विड हाथ में। सिर्फ दो ही इस्तेमाल है कमर्शियल पेपर के, सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल नीड, और दूसरा टू मीट आउट द फ्लोटेशन कॉस्ट। तो बेटा ये पहले इस्तेमाल की बात होगी, पढ़कर देख लेना केस। वैसे मैं बता देता हूं, जब ये लाइन, ये पहला वर्ड ये होता है ना, आंसर इज कमर्शियल पेपर। मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है ये, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़ना है आगे बेटा। 3-4 केस अभी कर रहे हैं, कुछ नहीं होता, थोड़ा 2-3 मिनट डिले हो जाएगा, इको का सेकंड पढ़ते चले बेटा। ये केस फटाफट से कंप्लीट करना। रिक्वायरमेंट है बाय कोटिंग लाइन फ्रॉम द पैरा आइडेंटिफाई एंड स्टेट एनी 2 फंक्शन दैट वर परफॉर्म्ड बाय सेबी इन द अबव केस। सेबी के 2 फंक्शन ढूंढने हैं बेटा, ढंग से ढूंढना, आपने ढूंढने हैं, बताना है मुझे क्या क्या मिले। तो 2 आंसर मिल गए होंगे आपको, उम्मीद करता हूं, ठीक है ना। इनसाइडर ट्रेडिंग की कुछ ना कुछ खबर थी भाई साहब, उसने फोन कर दिया अपने दोस्त को कि 5 करोड़ के शेयर खरीद ले। उसने 5 करोड़ के शेयर खरीदे, 2 करोड़ कमा के 7 करोड़ करके बेच भी दिए। तो उसने 2 करोड़ कमाए तो जिसने वो इन्फॉर्मेशन दी थी उसको 1 करोड़ भी दे दिया। पूरा इनसाइडर ट्रेडिंग दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी हुई है, इनसाइडर ट्रेडिंग है, प्रोटेक्टिव फंक्शन है, पर भूल मत जाना ये भी बात लिखी हुई है, ऑन रेगुलर इंस्पेक्शन एंड बाय कंडक्टिंग इंक्वायरी। ये सब इंस्पेक्शन और इंक्वायरीज के बाद पता लगा बहुत कुछ। तो बेटा रेगुलेटरी फंक्शन भी आंसर, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं बाबू। ये देख लो, रेगुलेटरी फंक्शन वही, इंस्पेक्शन और इंक्वायरी वाली बात वही, प्रोटेक्टिव फंक्शन कहीं ना कहीं बेटा पेनाल्टी लगी है आपको। खाली पेनाल्टी वर्ड देखकर पागल मत हो जाना, रेगुलेटरी लिखा हो कहीं, वजह ढूंढ लेना उसकी, ठीक है बाबू। ये केस सेम है, बस वहां नाम कुछ और था, यहाँ विकास मेहरा कर दिया, वहां संजय नेहरा था शायद, कुछ भी था, ठीक है ना। बस बाकी सब केस सेम है, आंसर भी सेम है, ठीक है जी बाबू। 1 सेकंड का केस है, फटाफट से पढ़ दो, 2 और पढ़ेंगे, छोटे छोटे से केस है, पहले ही निपटा दो बस, फिर पैक करेंगे, जल्दी करो बाबू। प्रोसेस का नाम है डीमटेरियलाइजेशन। फिजिकल फॉर्म में शेयर बंद करा दिए, क्यों बंद करा दिया आपको वजहें बहुत सारी पता है बेटा। शेयर्स का खो जाना, फट जाना, कट जाना, जल जाना, ये सब समस्याएं थी, तभी तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर आने शुरू हुए थे, ठीक है ना। याद है ना डीमैट के फायदे, याद भी कराए थे एक दिन बैच में, एडवांटेजेस आपको डीमैट के। बाबू पढ़ो, फटाफट से पढ़ो, कितनी अच्छी कंपनी है ये, लार्ज और क्रेडिट वर्दी कंपनी है, ठीक है जी। चलो क्या फटाफट से पढ़ देते हैं। नेम एंड एक्सप्लेन द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और कमर्शियल पेपर इज द आंसर। ड्यूरेशन 15 दिन से 1 साल। स्टेट एनी अदर पर्पस फॉर विच दिस इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड। सर 1 मिनट, अगर मैं लास्ट लाइन देख पा रहा हूं तो फ्लोटेशन कॉस्ट की वजह से इशू हुआ है, तो दूसरा इसका अगर इस्तेमाल पूछ रहे हो तो सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल नीड। एक इस्तेमाल तो केस में लिखा हुआ है, दूसरा पूछा ना मुझसे इस्तेमाल, तो सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल नीड। लास्ट लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनी, पता है आपको। नेम एंड एक्सप्लेन द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, सर ठीक है, कमर्शियल पेपर, ड्यूरेशन वही, अदर पर्पस पता है आपको। चलो इतना तो हुआ, 7 केस रह गए, कोई दिक्कत नहीं, कल देख लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय।